हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग फोर्स। ठीक है, अब ये आर्टिकल में मैं आपको फोर्स और उसका यूजेस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा। डे टू डे लाइफ में हम लोग हरदम फोर्स ये वर्ड को यूज करते हैं और प्रैक्टिकली भी उसको कहीं फोर्स लगाना होता है। नहीं, अगर कोई कहेगा कि हाउ यू डिफाइन फोर्स तो क्या कहोगे? push acting on a body which tends to एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पुल और पुश। कोई बॉडी को पुल करना है या पुश करना है, और क्या करना है? खाली पुल पुश करने के लिए फोर्स लगता है? स्टेट चेंज करेगा। किसी को मोड़ने के लिए, स्क्यू करने के लिए, तभी तो फोर्स की जरूरत होता है। ये पेन को मोड़ना है, ना पुल किए ना पुश किए, मोड़ दिए तो नहीं, इसके लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ता है। और किस चीज के लिए जरूरत पड़ता है? मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है तो शेप चेंज करने के लिए। शेप चेंज कैसे करते हैं? जब कोई बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से जबरदस्ती प्रेस करेंगे उसका शेप बदल जाता है। मूविंग बॉडी को रोकने के लिए। देखो ये सारा चीज जो आपको आता है उसको हम लोग अभी धीरे धीरे राइटिंग में ले आएंगे, फिर उसका ये सारा इफेक्ट को बारीकी से देखेंगे। पुश एंड पुल करते वक्त कैसे होता है ना। फिर देखेंगे कि शेप चेंज करेंगे तो फोर्स कैसे शेप चेंज करने में क्या क्या फंडामेंटल्स उसमें इन्वॉल्व है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लेने में क्या क्या फंडामेंटल इन्वॉल्व है, ये सब में एक एक लॉ आ जाएगा सामने। कभी न्यूटन लॉ आ जाएगा, कभी प्रेशर का कंसेप्ट आ जाएगा, है ना। तो चलो आज हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग फोर्स एंड इट्स एक्शन। It is the agent to produce. It is the agent to produce. It is the agent to produce. पहला हुआ पुश एंड पुल इफेक्ट। दूसरा टू चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। और क्या कहते हैं? टू डू सम वर्क। आपको कोई काम करना है तो यू हैव टू मूव सर्टेन बॉडी। नहीं, कहीं गड्ढा खोदना है, यू हैव टू मूव द रिवर। पेड़ को मारना है तो जमीन पे तो गड्ढा बनेगा उसमें से, नहीं। हाँ, तो हम कहेंगे टू वर्क। और क्या? टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत है। नहीं, कोई बॉडी मोशन में है उसका मोशन को बदलना है, उसमें भी फोर्स की जरूरत है। कोई इधर जा रहा था उसको इधर मूव करवाना है तो इधर से धक्का देना पड़ेगा, कोई फोर्स देना पड़ेगा। नहीं तो फोर्स का बहुत सारे इफेक्ट आएगा। इवन व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉल आया तो मारना पड़ता है ना उसको, बॉल को, तो यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स। दैट फोर्स किस पर्पज से? Now you want to do any work, now you want to enjoy the push pull effect, now ही उसका शेप चेंज करने में आपको इंटरेस्ट है। आपको क्या करना है? हाँ, you want to change the velocity, मोशन को सडनली चेंज करना है। इधर आ रहा था, फेंकेंगे उधर जाएगा। That is called changing the momentum। अब मोमेंटम बदलने की काम में आता है। तो फोर्स का इस सारा इफेक्ट को हम लोग बारीकी से एक एक करके देखेंगे। अच्छा, दूसरा हुआ, चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस यू नो। कितने सारे किस्म की फोर्स आप जानते हो? बहुत सारे किस्म की फोर्सेस है। नहीं, बोलो तो कोई एक फोर्स का नाम बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, ऐसे करके ढेर सारे किस्म की फोर्सेस है। वो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया? दे आर कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस इनटू टू कैटेगरीज। तो डिफरेंट फोर्सेस के बारे में एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस कहेंगे तो
डिफरेंट फोर्सेस हो गया। एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, और क्या फोर्स हुआ भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई बताई ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। यस, यू आर वेरी करेक्ट। मैं वही चाहता था कि कोई बोले मस्कुलर फोर्सेस, ऐसे करके ढेर सारे किस्म की फोर्स है, और भी ढेर सारे फोर्स है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आप कार में जा रहे थे, गेस करो कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। आप कार में जा रहे थे, कार में काफी ज्यादा स्पीड में जा रहे थे, आपने ब्रेक नहीं लगाया, हाईवे था, ब्रेक नहीं लगाया, एक्सीलेटर को दबाना छोड़ दिया, तुरंत गाड़ी का स्पीड कम होने लगता है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स। नो नो नो, इट इज नॉट फिक्स, इट एयर रेजिस्टेंस। इज एयर रेजिस्टेंस। बड़ा खतरनाक है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। आप कोई पत्थर को फेंकते हो, दूर जाता है, उतनी स्पीड में कोई पीस ऑफ थर्मोकोल को फेंक के देखो तो जाता है क्या? नहीं जाता है। कौन रोकता है उसको? एयर रेजिस्टेंस फोर्स। बड़े अजीबोगरीब किस्म की फोर्सेस है, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस फोर्स। चलिए थोड़ा देखते हैं, और कोई याद करेगा कुछ फोर्स तो? कोई एक प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबो दिया, छोड़ दिए तो ऊपर आ जाता है, बुओयंट फोर्स। इट इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स। अपथ्रस्ट, बुओयंट फोर्स नहीं? अच्छा, और टेंशन इज ऑल्सो ए फोर्स। कोई थ्रेड लगा के, रस्सी लगा के किसी को खींचते हैं तो टेंशन इज ऑल्सो ए फोर्स। सर नॉर्मल फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स इज नॉट ए फोर्स। कोई भी फोर्स नॉर्मल रहेगा तो टेंशन इन ए थ्रेड। चलिए थोड़ा मगजमारी करिए अपना और बताइए और कुछ फोर्स। सर कांटेक्ट फोर्स। वो तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, पुश पुल करोगे तो कैसे बिना कांटेक्ट किए। और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है ना? अच्छा, कितने सारे किस्म की फोर्स हम देख लिए। और ये थोड़े सारे फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है। कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स कभी आप लोग फील किए हो? क्या है? अर्थ के, हाँ, यू आर सेंसिंग, यू हैव सम वेट। क्यों है भाई वेट आपका? अर्थ आपको खींच रहा है। द वेट यू फील, यू सेंस, कोई चीज को उठाने में दिक्कत होता है, वजनदार है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी नहीं होता तो कितना बड़ा लोहा हो आराम से उठा देते ऊपर, है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप फील करते हो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा इमेजिन तो कर पा रहे होगे क्या होता है? कॉम को अगर ड्राई हेयर पे ज्यादा देर के लिए कॉम करते सर, बीट्स ऑफ पेपर का। हाँ, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है? एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अच्छा, और मैग्नेटिक फोर्स, हाँ जानते हो, मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है। लेकिन सिर्फ मैग्नेट के बीच में नहीं है, दो करंट कैरिंग वायर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी मैग्नेटिक फोर्स है, बट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट। जब दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा वो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो दैट इज आल्सो मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? सर जब भी चल रहे थे सर, फ्रिक्शनल फोर्स चलने से नहीं होता है। फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। यस यस, वी अंडरस्टूड। बताओ तो, मेरे दो हाथ ऐसे लगा के रखा हूं, क्या इसके बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं सर। नहीं, ऐसा कर रहा हूं। क्यों नहीं पूछा? ऐसा कर रहा हूं, अभी दोनों हाथ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है? नो सर। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो यस, तो आप जानते हो, थोड़ा उसको प्रॉपर वर्डिंग में बोलो। व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग, when there is a sliding between two surfaces, there is a force that opposes the relative motion of a body. yes, मोशन कहना गलत है, स्लाइडिंग, ठीक है ना? और रिलेटिव स्लाइडिंग को जो अपोज करता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग। ये सारे के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे समझने के लिए। अच्छा, मस्कुलर फोर्स वो तो आप जानते हो, नहीं जानते तो आओ पीठ पे मैं बता दो मेरा मस्कुलर फोर्स कैसा है, मैं बताता हूँ आपको, है कि नहीं, है ना? मस्कुलर फोर्स। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, यू नो? यस सर। कोई हाइड्रोजन बैलून को छोड़ देने से ऊपर चले जाता है, इज इट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस फोर्स? नो सर। नो, कौन सा फोर्स? बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स नहीं, Yes, ऑफ थ्रस्ट है इसलिए ऊपर जा रहा है। यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा फोर्स इसके पीछे है ना? कोई ब्लॉक को जमीन पे छोड़ दिए, कुछ दूर जाके रुक जाता है, कौन सा फोर्स उसको रोकता है?
फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स और बुआयंट फोर्स। टेंशन ही नहीं, थ्रेड यू अंडरस्टैंड, थ्रेड में टेंशन ही होता है, कंप्रेशन नहीं होता है। नहीं, किसी थ्रेड लगा के किसी को आप पुश कर सकते हो नहीं, ओनली यू कैन पुल, सो टेंशन इन द थ्रेड। और एक बहुत ही पॉपुलर फोर्स है जो आप लोग अभी बात करते करते मेरे साथ यूज कर रहे थे, यूजिंग योर पेन, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, आपका डॉट पेन के अंदर एक फोर्स स्प्रिंग है ना, कोई स्प्रिंग को लंबा करके छोड़ोगे तो फिर वो वापस आ जाता है, कंप्रेस करके छोड़ोगे फिर लंबा हो जाता है, नहीं, स्प्रिंग फोर्स है। ये सारा फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। ये जो इतने सारे फोर्सेस हुए हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर उसको और दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है। फिर और दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब कोई लॉ आएगा देखोगे वो ऐसे कहेगा एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, तो आपको समझ में आना चाहिए एक्सटर्नल का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है। अच्छा तो हम देख लिए ऐसे। नाउ पॉइंट नंबर 3 में हम जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हाउ ए फोर्स कम्स इनटू एक्शन। कोई फोर्स एक्शन में कैसे आता है। कोई एक एजेंट रहता है, किसी के ऊपर एक फोर्स लगाना चाहता है, नहीं, तो दो चीज होना जरूरी है, एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, और एजेंट नहीं है तो फोर्स कौन लगाएगा। तो कभी भी एक फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए, फॉर ए फोर्स टू कम इनटू एक्शन, you need always an agent and an object. Agent applies a force on the object. जो फोर्स एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है उसको कहते हैं एक्शन फोर्स। एंड देयर इज ए लॉ जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, न्यूटन थर्ड लॉ करके है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब एजेंट कोई एक्शन लगाता है इसके ऊपर तो ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देता है। समझ में आ रहा है? सो क्या लिखेंगे, ए फोर्स comes into action in the presence of an agent and an object. The force applied by agent on the object is called action. ठीक है, the force of object on agent is called reaction. अब ये एक्शन रिएक्शन के बारे में कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, जिसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के रूप में देखेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा, अब एजेंट दे रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, नहीं, अब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहा है वो ऑब्जेक्ट का अपना बाउंड्री है। मैं किसी ब्लॉक को ढकेल रहा हूं तो ब्लॉक का अपना एक बाउंड्री है। जैसे मान लो कि हियर इज ए ब्लॉक केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा है और ये क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। नाउ यू विल सी, जिसके पास फोर्स लगाने की मोटिव है किसके पास है, ये आदमी के पास है, तो हम इसको कहेंगे एजेंट, ये आदमी को कहेंगे एजेंट। द एजेंट इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये एजेंट इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है तो वो फोर्स को हम कहेंगे एक्शन। वो फोर्स कैसा है, इधर को है, मतलब पता चल रहा है कि फोर्स का भी एक डायरेक्शन वगैरह भी है, और इधर को है, और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स दे रहा है। मैं कुछ दूसरा चीज बताना चाहता हूँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया एजेंट। ऑब्जेक्ट का अपना एक बाउंड्री है
और जो एजेंट है उसका भी एक अपना बाउंड्री है। अगर ऑब्जेक्ट का बाउंड्री से बाहर है एजेंट और पुश कर रहा है तो जो फोर्स दे रहा है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ये बात समझ में आया? अब अगर यही आदमी यहां पर खड़ा होने की बजाय यहां पर खड़ा होकर पुश कर रहा है तो इट्स गिविंग ए इंटरनल फोर्स। तो चलो ये दोनों आदमी के बारे में नाम देते हैं। इसका नाम है ए और ये हो गया बी, ये हो गया बॉक्स हो गया सी। इफ द एजेंट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। अरे आपको विश्वास नहीं होगा, बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको एक्सटर्नल इंटरनल की समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे जो कि बेसिक से स्टार्टिंग है किसका, मैकेनिक्स का, उसी में ही न्यूटन जी महाराज ने बोल दिए कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड इफ यू डोंट इंटरप्रेट व्हिच फोर्स टू बी कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल फोर्स, व्हिच फोर्स टू बी कंसीडर्ड एज इंटरनल फोर्स, तो फंस गए। फिर आपके मन में क्वेरी आना चाहिए कि क्यों एक्सटर्नल फोर्स बोले। देखो साइंटिस्ट लोग बोले हैं बड़े सारे चीज, हम लोग उसको मान के चलते हैं, लेकिन उनको कौन बोला? वो लोग फिर किए, लॉ ऑफ नेचर को देखे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उससे निकाले। दे डिस्कवर्ड ऑल द लॉज वेर डिस्कवर्ड, दे वर नॉट इन्वेंटेड। वो बोलने से पहले नहीं होता था क्या? होता था। ही डिस्कवर्ड कि हाँ ऐसे होता है। तो अगर वो डिस्कवर किए तो हम लोग क्यों नहीं डिस्कवर करेंगे? हम भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो कम से कम हम कोशिश तो करेंगे जहां जहां पर हो सकता है कि क्या उनको माहौल मिला कि उससे वो चीजें डिस्कवर किए, तो उसी माहौल से अभी भी अवेलेबल है, तो हमको भी वो चीजें डिस्कवर कर लेना चाहिए। फिर जो हम डिस्कवर करेंगे उसी को लेके लॉ के रूप में देखेंगे तो हमें जल्दी समझ में आता है। एनीवे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में, इफ एजेंट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट the force is called external force. If agent is inside the object, inside the object मतलब within the boundary of the object, है ना? The force is internal. Force is internal. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर ये बात है तो बताओ, यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल लिए थे हम, इस एग्जाम्पल में ए कैसा फोर्स दे रहा है ऑन दिस ब्लॉक, ए सी के ऊपर कैसा फोर्स दे रहा है? एक्सटर्नल। और बी सी के ऊपर कैसा फोर्स दे रहा है? यस। तो हम लिखेंगे इन दिस एग्जांपल हियर फोर्स ऑफ ए ऑन सी इज एक्सटर्नल, फोर्स ऑफ बी ऑन सी इज इंटरनल। ठीक है, तो बताओ कि when a body is sliding on floor, the frictional force on it is, बताना है एक्सटर्नल और इंटरनल। दूसरा हुआ weight of a body is the gravitational force। अच्छा रहने दो, weight of a body is an external is weight of a body is external force और internal force आपको बताना है। It is weight of a body is
एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे हम काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, कुछ देर बाद रुक जाता है, नहीं, और थोड़ा सा तो फीलिंग आपको आ रहा होगा, कोई रोक रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा होगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में कि उसका अपोजिट डायरेक्शन में कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी समझ में आ रहा है, इतना तो फीलिंग है, बिकॉज यू हैव डिस्कवर्ड, नो वन हैज टोल्ड यू, यू हैव डिस्कवर्ड। कोई जा रहा है, रोकना है तो उल्टा डायरेक्शन में धक्का दो तो रुकेगा, है कि नहीं, तो पक्का वो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में आ रहा होगा। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी, अच्छा जब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ बताओ। अब सोचो, मैं अपना राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रगड़ दिया तो क्या राइट हैंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आया? आया है ना, राइट हैंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आया राइट हैंड के ऊपर, तो राइट हैंड क्या बना, ऑब्जेक्ट और एजेंट? ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, इसके ऊपर आया, ये थोड़ी खुद के ऊपर दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा होगा। इसके ऊपर जो फोर्स है उसके लिए एजेंट कौन है? लेफ्ट हैंड। क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो ये जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स होगा कि इंटरनल फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स। आपको समझ में आ गया कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब भी हम कोई फोर्स की बात करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो फोर्स के लिए एजेंट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो पता चला कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। वेट ऑफ ए बॉडी, ये पेन का कुछ वेट है ना, दिख तो नहीं रहा है लेकिन है, वेट है कि नहीं इसका? है। तो क्या कहोगे, द वेट ऑफ दिस पेन इज एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? हड़बड़ाओ मत मेरे भाई, पहले सोचो कि अगर वेट एक फोर्स है, फोर्स है क्या? हाँ फोर्स है, नहीं क्योंकि छोड़ देने से मूव कर जाता है, कोई खींच रहा है कभी तो जा रहा है। अगर फोर्स है, पेन का वेट है, पेन का वेट अगर एक फोर्स है, ध्यान से बता रहा हूं, पेन क्या हुआ, एजेंट की ऑब्जेक्ट? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स दे रहा है, कौन दे रहा है? ग्रेविटी। अर्थ इज पुलिंग इट, तो एजेंट कौन हुआ? अर्थ। ऑब्जेक्ट हुआ ये पेन। अर्थ जो है पेन के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल कि इंटरनल? एक्सटर्नल फोर्स। सो इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, इंटरनल फोर्स तो आपको दिखा दिया। चलिए और मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में अंतर क्या है? ध्यान रहे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको लॉ को समझने में मदद करेगा। वो ये है, इंटरनल फोर्सेस always exist in pair। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक इंटरनल फोर्स आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम दो होंगे। कोई भी बॉडी के ऊपर एक इंटरनल फोर्स नहीं हो सकता, वो हरदम दो होगा। क्यों होगा अभी बताएंगे। एंड द नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जो दो फोर्स होते हैं वो दोनों हरदम एक दूसरे की ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। आर यू गेटिंग? ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड नेट इंटरनल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज जीरो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई आदमी पैर में कैसे एग्जिस्ट करता है? अरे वो पैर क्या इंटरनल फोर्स क्या है इसमें? इधर में इंटरनल फोर्स। तो फिर देखो, यहाँ पर कोई कार है और यहाँ पे कोई क्या है, गाड़ी तो ऐसे बना दिया, यहाँ पे कोई बैठा है और वो सामने वाले सीट वाले को पुश कर रहा है। यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है कार में, अब लोग इसका कार का पहिया नहीं है, रिपेयरिंग के लिए गया था, वापस आ गया। देखोगे ये, चलो ठीक है। अब ये जो आदमी इधर पीछे बैठा है उसको क्या मन किया क्या मालूम,
वो क्या किया, सामने वाला आदमी को पुश करने लगा। तो ये सामने वाला सीट को पुश कर रहा है, किसको पुश कर रहा है, सामने वाला सीट को पुश कर रहा है और जोर से पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो ही इज गिविंग एन इंटरनल फोर्स ऑन द कार और एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स है ना। सामने जो आदमी बैठा है उसको भगाओ, ये खाली सीट को ही पुश कर रहा है, चलो इसको भगा, ये आदमी की जरूरत नहीं, ओनली आई, चलो ठीक है। तो ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, सामने वाले सीट को पुश कर रहा है। तो आपको हाँ सर इंटरनल फोर्स दे रहा है, बिकॉज ही इज इनसाइड द कार, ये सीट भी कार का एक कंपोनेंट है नहीं। तो दिस मैन इज गिविंग ए फोर्स ऑन द कार बट बीइंग इनसाइड द कार, तो ये इंटरनल फोर्स हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इंटरनल फोर्स। लेकिन हम क्या बोले, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर ये एक फोर्स है तो दूसरा फोर्स कौन सा है, सोचो। जब वो ऐसे पुश कर रहा होगा, जब वो ऐसे पुश कर रहा होगा, सपोज उसका चेयर टूटा हुआ है, सपोज अपना चेयर टूटा हुआ है, जोर से पुश करेगा तो खुद पीछे गिर जाएगा, गिर जाएगा ही नहीं। कोई टूटे हुए चेयर पे आप बैठ के, टूटा हुआ चेयर में मैं वॉल को जोर से पुश कर दूंगा तो क्या होगा, मैं खुद ही गिर जाऊंगा पीछे। मतलब क्या हो रहा है कि जब सामने वाला चेयर को पुश कर रहा था, यूजिंग हिज बैक ही वाज ट्राइंग टू पुश दी हिज ओन चेयर आल्सो। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ वो अपना पीठ लगा के अपना चेयर को भी तो पुश कर रहा था। मतलब ये आदमी को अगर हम निकाल के बाहर लाते हैं, देखो तो ये क्या कर रहा है, ये आदमी ये ऐसा करके इधर को एक फोर्स दे रहा है और पीठ से इधर को एक फोर्स दे रहा है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। समझ में आ रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर वो खड़े होके भी तो दे सकता है, वो बोले को मान लो कि खड़ा होके कोई दे रहा है, ऐसा है वो आदमी जो दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, हियर इज द मैन स्टैंडिंग इनसाइड एंड ट्राइंग टू पुश दी बॉक्स, ही इज आल्सो गिविंग एन इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पर तो एक फोर्स दे ही रहा है, ही गिविंग ए फोर्स ये। तो दूसरा फोर्स क्या है, बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक है तो दूसरा होगा, कितना होगा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब इधर को है तो इधर को होगा। पैर से दे रहा है, थोड़ा सोचते हैं कैसे दे रहा है। अगर हम कहेंगे जो डिब्बा है, ये डिब्बा यहाँ से टूटा हुआ है, सपोज ये किसी एक फ्लोर पे खड़ा है, कोई पेपर पॉलीथीन का पड़ा हुआ, अभी वो पुश करेगा, क्या ये पॉलीथीन फिसल नहीं जाएगा नीचे, है कि नहीं? मान लो ये जो बेस है वो मूवेबल है और डब्बा ऐसा है, ठीक है, तो जैसे ही पुश करेगा ये बेस मूव कर जाएगा कि नहीं, मूव कर जाएगा। मतलब वो आगे पुश करते करते पीछे की तरफ भी पुश कर रहा है। और थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, और थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, यू मस्ट हैव द आइडिया टू एनालाइज। मान लो उसके पाँव के नीचे तेल डाल दिए, बहुत सारा तेल डाल दिए, मेक इट स्लिपरी। व्हेन यू पुश क्या होगा, अब खुद ही फिसलने लगोगे। अगर नीचे तेल डाल देंगे, हम वॉल को पुश करेंगे, क्या होगा, खुद फिसल जाएंगे। अभी ये आदमी इधर पुश करते वक्त फिसल नहीं रहा है तो कोई तो उसको रोक रहा होगा। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। और मेरा पाँव पीछे फिसलने की कोशिश कर रहा है, पीछे फिसल नहीं रहा है, तो कोई मेरे को रोक रहा है, तो मेरे ऊपर कैसे फोर्स दे रहा होगा, आगे की तरफ दे रहा होगा कि पीछे की तरफ दे रहा होगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ दे रहा होगा। नहीं, मेरे ऊपर आगे की तरफ दे रहा है, कौन दे रहा है, ये बॉक्स इसके ऊपर आगे की तरफ दे रहा है, तो ये बॉक्स के ऊपर पीछे की तरफ दे रहा होगा। तो क्या हुआ, बॉक्स के ऊपर दो फोर्स हो गए, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। समझ में आ रहा? इसीलिए इंटरनल फोर्स किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकता। Are you getting? Because internal forces always exist in pair and net internal force is on a body is always zero. Internal force cannot move a body. समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में और may not exist in pair। ये पेयर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये पेयर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर कोई एक ट्रक खड़ा है, कोई आदमी इधर खड़ा है और ट्रक को पुश कर रहा है। He is giving an external force on the truck or the internal force on the truck? इंटरनल
कैसे इंटरनल हुआ भाई? सर। ट्रक के बाउंड्री से बाहर है। सर, क्या ट्रक चलेगा धकेलने से? yes, नहीं चल, कैसे चलेगा? कैसे देखो चलेगा? कैसे चलेगा? ऐसे ये सर। क्यों नेट फोर्स जीरो हो रहा है? सोचो, ये एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है। कैसे दे रहा है बताओ? कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दे रहा है और पाव से इसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। Yes, sir. तो एक्सटर्नल फोर्स तो दे रहा है, बट ही इज गिविंग ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। समझ में आया क्या? Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स पेयर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, और इसका मैं केस बदल देता हूं कि जो ट्रक है इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, अब आदमी एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है कि इंटरनल फोर्स दे रहा है? इंटरनल खाली बाउंड्री लगा दी, फोर्स बन गया इंटरनल, एंड इट इज इन क्या? इट इज इन पेयर, इंटरनल फोर्स जीरो। यहां पर है फोर्स इज एक्सटर्नल, नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, यहां पर फोर्स इज इंटरनल, नेट फोर्स इज जीरो, किंतु इंटरनल फोर्स तो हरदम पेयर में आता है। अब केस बदल देता हूं। सर, आदमी अगर नीचे होता तो तब तो चलता था। हाँ भेज ली, वो तो फिर एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। मैं अभी केस बदल रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये केस को मैं थोड़ा इधर लेता हूं। चलो ट्रक वाले भैया इधर क्या लिखा है? ट्रक के पीछे जगह मिलने पर साइड दिया जाएगा, तो इसको साइड में ले लिए। ठीक है, अगला इसमें सपोज हम कहेंगे कि ये आदमी अभी, ठीक है, ठीक है, दाढ़ी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, गिर जाएगा। ठीक है, अभी हुआ यूं है कि ये जो फोर्स है, जो आदमी जो फोर्स दे रहा था, इस आदमी को हम भगाते हैं। आई कॉल ए सुपरमैन टू कम। सुपरमैन आएगा और फोर्स लगाएगा। सुपरमैन का सुपर ताकत। उसने क्या किया? सुपरमैन वो क्या किया? वो आके यहाँ पर उड़ते उड़ते फोर्स लगाया। लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? Yes, sir. हाँ, सुपरमैन उड़ते उड़ते फोर्स लगाया। अब ये जो सुपरमैन है, ये ट्रक के ऊपर इंटरनल फोर्स दे रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है? सर, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। सिंगल फोर्स दे रहा है कि पेयर में दे रहा है? सिंगल फोर्स। हाँ, तो उसका फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है क्या? नहीं। सो इट इज ए सिंगल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर ये बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या था? बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। बैलेंस हो जाता है एक दूसरे से, जबकि ये अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आना चाहिए कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं। अगर आपको समझ में आया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोजिंग, जस्ट सी हियर, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डिब्बा है, यहाँ पर कोई एक बॉल झूल रहा था, और यहाँ पे कोई किसी एक लिक्विड में, यहाँ पर कोई एक लिक्विड था, मान लो कि वाटर ही था, तो ये वाटर ऐसे था। There was some water here. Yes. अब मैं ये केस को रिपीट करता हूँ, सेम केस को रिपीट करता हूँ। When I repeat, I see, यहाँ पे मैं क्या किया? इसका थ्रेड को काट दिया। जैसे मैं थ्रेड को काट दिया तो बॉल गिरा नीचे। बॉल गिरा नीचे तो कहाँ गिरा? इधर गिरा, पानी में। पानी में गिरा तो ऐसे तैरने लगा। Are you getting? Yes, sir. दोनों केस में अंतर क्या है? एक में बॉल ऐसे झूल रहा था, दूसरे में ऐसे तैर रहा था। अब हुआ क्या? यहाँ पर इसको हम एक वेइंग मशीन के ऊपर रखे हैं, और
इसको भी एक वेइंग मशीन के ऊपर रखे। बोथ ऑफ देम आर केप्ट ऑन वेइंग मशीन्स। तो पता चला कि इसमें वेइंग मशीन में कुछ रीडिंग आ रहा था, कॉल इट W1, इसमें भी कुछ रीडिंग आ रहा है, कॉल इट W2। बताना आपको ये है W1 ज्यादा है कि W2 ज्यादा है। सर दोनों इक्वल है। सोचो, पहले टोटल ना पहले पहले ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड जो है वो क्या कर रहा था, बॉल को ऊपर खींच रहा था। अब ये लिक्विड है, लिक्विड बॉल को ऊपर पुश कर रहा है। पहले ये पुल कर रहा था, अभी ये पुश कर रहा है। नहीं तो ये ऊपर से और नहीं खींच रहा है, पहले जो इसको खींच रहा था बॉल अभी नहीं खींच रहा है, क्योंकि बॉक्स जो है ये वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ था, ये खींच रहा था। मान लो वेइंग मशीन ऊपर रखा है बॉक्स को, आप अगर ऊपर से दबाओगे तो रीडिंग बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऊपर से दबाओगे तो रीडिंग बढ़ेगा। ये बॉल अंदर झुलते हुए ऊपर को खींच रहा था तो रीडिंग बढ़ रहा था, तोड़ दिए। अगर ये बॉल तोड़ दिया गया और ऊपर से नहीं खींच रहा है लेकिन आके नीचे आ गया और पानी इसको कुछ ऊपर फोर्स देने लगा है, कौन फोर्स दे रहा है? वाटर इनसाइड। कैसा फोर्स दे रहा है? अपवर्ड। कौन एजेंट है? वाटर। कौन ऑब्जेक्ट है? बॉल। बट फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं? तो ये बॉल भी पानी के ऊपर फोर्स दे रहा होगा, कैसे? नीचे की तरफ। यहाँ पर होते हुए वो ऊपर को खींच रहा था, यहाँ पर होते हुए नीचे को दबा रहा है। मतलब रीडिंग दोनों का बराबर होगा कि डिफरेंट होगा? बराबर होगा। इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आ क्या? यहाँ पर आप इसको, ये जो रूफ है, रूफ को ऊपर से प्रेस करो या फिर ये फ्लोर को नीचे से ऐसे प्रेस करो, बात एक ही होगा कि नहीं होगा? बात एक ही होगा। तो हम कहेंगे हियर यू विल से W1 इज इक्वल टू W2। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक आदमी जा रहा था गधा लेके और सामने भी बहुत बड़ा वजनदार पोटली था उसके पास। सुनने ना, कहानी में कुछ लर्निंग है। गधा लेके जा रहा था, पोटली लेके जा रहा था और क्या किया, वो जो पोटली है गधे के पीठ में रख दिया और बगल में चलते हुए पैदल जा रहा था। ठीक है। तो दूसरे कुछ लोग बगल से जा रहे थे, बोले कि देखो कितना बेवकूफ़ है, नहीं खुद भी गधे के ऊपर बैठ जाता तो चलता ना, पैदल चल क्यों रहा है? फिर वो सुना कि अरे हाँ बैठ जाना चाहिए, वो बैठ गया उसके ऊपर, गधे के ऊपर। गधा और पोटली दोनों को लेके चलने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए, बोले देखो अरे यार कितना कितना रहमदिल आदमी है, नहीं देखो गधा को कितना मुश्किल हो रहा है, जबरदस्ती खुद भी बैठा है, पोटली को रखा है। तो फिर वो क्या किया, वो आदमी वो पोटली को उठा के सर पे ले लिया गधे से निकाल के। तो गधा को कुछ हल्का फीलिंग होगा? नहीं। गधे के ऊपर पोटली रखो या खुद बैठ के ऊपर ले लो अपने ऊपर, गधे को कुछ फीलिंग होगा? नहीं होगा। फोर्स तो वही रहा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स समझ में आया। तो अभी हम जो बात कर रहे थे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, कब होता है बैलेंस्ड फोर्स, कब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ टू इक्वल एंड opposite forces act on a body, the net force is 0 and called बैलेंस्ड फोर्स। किसको? नेट फोर्स को। बैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। कोई बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे हैं, ध्यान से देखना, किसी एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएंगे तो हम उनको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। मान लो कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर आप इधर से कुछ फोर्स दे रहे हो। क्या फोर्स का यूनिट आपको मालूम है? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सपोज हम 10 न्यूटन फोर्स इधर दिए, 10 न्यूटन फोर्स इधर दिए, तो क्या कहोगे? नेट फोर्स 0 है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो हम कहेंगे द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इफ
net force on a body is not zero, then it is called unbalanced force. It's called unbalanced force. कोई डाउट है? अगर कोई बॉडी के ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे को जोड़ो तो नेट फोर्स जीरो बन गया। हम कहेंगे फोर्सेस आर बैलेंस्ड, नेट फोर्स इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब जीरो। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो हम कहेंगे दे आर अनबैलेंस्ड। अब सोचो, कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लेने के लिए बैलेंस्ड फोर्स चाहिए कि अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड चाहिए। और आप जानते हैं कि इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड, क्योंकि पेयर में आता है। तो इंटरनल फोर्स चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? सो व्हाट यू नीड, क्या एक्सटर्नल फोर्स हरदम बैलेंस होता है? मान लो कि कोई ब्लॉक रखा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है और बैलेंस भी है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में लेने के लिए आपको कौन सा फोर्स की जरूरत है? एक्सटर्नल बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड? इंटरनल की होगा कि नहीं होगा? इंटरनल। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड, they exist in pair, they are balanced, net internal force is zero. तो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? टू मेक ए बॉडी move from rest, to make a body move from rest, the net force on it must be क्या? एक्सटर्नल और क्या? एंड अनबैलेंस्ड। एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड। पहले मेरी चीजों को समझ लो, फिर आपकी डाउट भी मैं क्लियर करेंगे। टू मेक ए बॉडी, सॉरी, टू मेक ए बॉडी, ग्रामेटिकल एरर होता है। तो फोर्स क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो न्यूटन लॉ पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे इसे। जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा, है ना? तो न्यूटन को कोई नई चीज है जो हम लोग समझ रहे हैं वो भी वही समझे, खाली लिख दिए, हम लोग रट रहे हैं नहीं? हाँ है। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टू मेक ए बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, द नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड। अच्छा बताओ, कोई बॉडी का शेप चेंज करना है, कोई स्फीयर है, इसको पिचका के रेक्टेंगुलर बनाना है, क्या करोगे? स्फीयर को चिपका दोगे तो डिस्क जैसे बन जाएगा कि नहीं? कोई बैलून है, इसे जोर से दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? चिपक के ऐसे डिस्क जैसे बन जाएगा कि नहीं? तो आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि इंटरनल फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल फोर्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मान लो आप अंदर खड़े हो कि दोनों तरफ को पकड़ के खींचोगे तो शेप चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता? कोई बॉडी का शेप चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स चाहिए? सोचो। बैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स तो भागेगा, रेस से मोशन में आ जाएगा। तो कोई बॉडी का शेप चेंज करने में कौन मदद करता है? एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, और both external and internal force can change the shape of a body, but internal force cannot move a body from rest. क्यों? क्योंकि net internal force is always balanced। और आपको कोई बॉडी को मूव करवाने के लिए what you need is an unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत है बॉडी को मूव करवाने के लिए, लेकिन बॉडी के शेप चेंज करवाने के लिए आपको बैलेंस्ड फोर्स चाहिए। बैलेंस्ड फोर्स कौन देता है? एक्सटर्नल देता है कि इंटरनल देता है? दोनों दे सकते हैं। एक्सटर्नल भी दे सकता है कि नहीं? कोई बॉडी को दोनों तरफ से पकड़ के, मान लो कोई एक बॉक्स है, आप दोनों तरफ से इसको दबा दो तो कंप्रेस हो जाएगा, या फिर अंदर कोई खड़े होकर दोनों तरफ को खींचेगा, वो बैलेंस्ड फोर्स दे रहा है, तब भी वो शेप चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? To change the shape of a body, to change shape of a body, the balanced force
is required. बैलेंस्ड फोर्स चाहिए। एक तरफ से फोर्स दोगे तो शेप चेंज होगा क्या? दोनों तरफ से दोगे तभी जाके शेप चेंज होगा। बैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। सो बोथ एक्सटर्नल एंड internal force can change the shape of a body. इंटरनल फोर्स भी शेप चेंज कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स भी शेप चेंज कर सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकता रेस्ट में। तो हु कैन मूव? ओनली एक्सटर्नल फोर्स। सोचो तो, आपको लगेगा कि सर इंटरनल फोर्स मूव नहीं करता। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं सर कार में बैठा, की घुमाया, एक्सीलेटर दबाया, कार भाग गया, मैं तो इंटरनल फोर्स दिया। कार का इंजन कार के अंदर से दे रहा है कि बाहर से दे रहा है? अंदर से दे रहा है। तो इंटरनल फोर्स है भाई, तो चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, चल रहा है। कभी तो आप लोग सोचे नहीं? सोचो, कार इंजन के चलते नहीं चल रहा है, ये हमारा गलत फहमी है। नीचे टायर के अगर हम कहेंगे कि कार के चक्का के नीचे हम तेल डाल देते हैं बारिश में, कितना भी पहलवान कार हो, जैसे एक्सीलेटर दबाएगा चक्का वहीं पे फिसलते रहेगा और आगे नहीं जा रहा है। आगे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चक्का वहीं फिसलते रह जाएगा। नहीं, पीटी उषा इतने जोर से भागते हैं, आप भी भागते हो, तेल डाल देंगे, भाग पाओगे? तो आप अपनी ताकत से भागते हो कि फ्रिक्शन की ताकत से भागते हो? नहीं होगा तो कहां भाग पाओगे? So when I'm standing here, I was at rest. All of a sudden I started moving, and there must be some external force. मैं रेस्ट से मोशन में आया। What is that external force helping me to move? तो किधर को होगा? कोई बॉडी रखा है, उसके ऊपर कुछ फोर्स आया तो पता चला बॉडी इधर को गया। कोई बॉडी रखा है, उसके ऊपर कोई फोर्स आया, पता चला बॉडी इधर को गया। तो फोर्स किधर को हुआ होगा? टू दी राइट को हुआ होगा, आपके राइट को हुआ होगा फोर्स, तभी ना जाएगा। मैं ऐसे खड़ा था, ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड वॉकिंग। क्यों? कौन सा फोर्स मुझे चलने में मदद किया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में था जब मैं चल रहा था? सर आगे की तरफ था। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यू मस्ट बी हैविंग मिसकंसेप्शन कि जब कोई आदमी मूव करता है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होता है। नहीं, जब चल रहे हैं तो आगे की तरफ है। सर क्योंकि पैर से पीछे यस, समझ में आ रहा ना? तो अभी हम बारीकी से जाएंगे तो सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अभी तो ओवरऑल ही बात करें। सर एक डाउट है, एक एक्सटर्नल फोर्स हरदम चाहिए बॉडी को मूव करवाने के लिए। इंटरनल फोर्स कैन नॉट मूव ए बॉडी। आर यू गेटिंग? लेकिन कोई बॉडी का शेप चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि इंटरनल फोर्स चाहिए? कोई भी होने चाहिए। बैलेंस चाहिए कि अनबैलेंस चाहिए? बैलेंस चाहिए। अगर एक्सटर्नल देंगे भी तो बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। अनबैलेंस फोर्स देंगे एक तरफ से, शेप कहाँ चेंज होगा? वो तो चले जाएगा, है ना, वो तो मूव कर जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? So both external and internal force can change the shape of the body. However, if the force is external, then it must be a balanced force. Unbalanced force नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको प्रॉपर वर्डिंग जोड़ना है। डैश फोर्स कैन नॉट मूव ए बॉडी। बैलेंस भी करेक्ट है और इंटरनल भी करेक्ट है। डैश फोर्स कैन नॉट शेप द चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। है कि नहीं? बस, तो आपको सही टर्म समझ में आ गया। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स ही शेप चेंज करता है। तो बैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। कोई बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या इंटरनल फोर्स अनबैलेंस्ड होता है? नहीं होता, एक्सटर्नल। समझ में आया? ठीक है। आप जो सुपरमैन का एग्जांपल दिए थे, वो मतलब पुश कर रहा है, वो तो फिर उड़ के पुश कर रहा है। अगर उसके ऊपर कंटेनर रख देंगे तो वो इंटरनल हो गया।
कोई इंटरनली भी पुश कर रहा है तो वो मैं जानता था ये लड़का यही पूछेगा। चलो वो क्या पूछ रहा है, थोड़ा वापस जाते हैं। वो पूछ रहा है कि ये जो सुपरमैन था, जैसे ये आदमी एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स दे रहा था, हम ढक्कन लगा दिए, बोल देंगे इंटरनल फोर्स। बोला ये सुपरमैन उड़ते हुए फोर्स दे रहा है, उड़ते हुए फोर्स दे रहा है, तो थोड़ा सुपरमैन को छोटा कर देते हैं। और वो बोल रहा है कि इसके ऊपर भी ढक्कन लगा दो, बोल रहा है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन अभी मूव करेगा कि नहीं? करेगा नहीं करेगा। बड़े मजेदार चीज है, ढक्कन लगा दिया, मूव नहीं करेगा। क्यों? इंटरनल फोर्सेस और नो, पहले सोचो कि जब वो उड़ रहा होगा, कैसे उड़ रहा होगा? सुपरमैन उड़ते उड़ते पुश कर रहा है ना, उसको भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि नहीं? उसको एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा है? हवा। कोई रॉकेट कैसे चलता है? पीछे की तरफ गैस छोड़ता है ना, सुपरमैन गैस नहीं छोड़ रहा होगा, लेकिन ऐसे ही कुछ हवा में फोर्स लगाते हुए जा रहा होगा। तो अरे चलना तो गैस सुनकर इतना खुश हो जाता है। तो सुपरमैन उड़ रहा है तो पीछे से चलो मानते हैं कि गैस ही छोड़ रहा है, ठीक है, और इसको पुश कर रहा है। और जो गैस छोड़ेगा वो आके यहाँ पे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? हाँ सर। हाँ, आप गैस को इतना गलत मतलब से कैसे ले सकते हो? गैस तो कुछ भी होता है नहीं? एयर। चलो वो एयर को पुश करके चल रहा है, तो एयर आके यहाँ पर टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। तो ये आगे की तरफ जा रहा है, वो जो एयर छोड़ रहा है वो पीछे की तरफ ढकेल रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ढक्कन लगा दिए, सुपरमैन सुपरमैन का बाप भी आएगा तो नहीं मूव करवा सकता। नहीं, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे आप पूछे हो तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सोचो और बताओ। कोई एक बोट है, पूछे तो बताना पड़ेगा। एक बोट है, एक बोट पे क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लो कि कोई एक टेबल फैन लगा है। क्या? टेबल फैन, ठीक है, ये टेबल फैन लगा है। दूसरा केस में सेम बोट है, लेकिन कुछ दूसरा अरेंजमेंट किए। इसमें क्या किए हैं कि टेबल फैन के सामने हमने क्या किया कि एक लगा दिया ऐसे सेल बोट होता है ना, पर्दा लगा रहता है, हवा चलने से चलेगा। अभी बोट देखे होगे नहीं देखे? पर्दा लगा रहता है, हवा लगेगा तो वो चलने में मदद करेगा, है कि नहीं? अब देखो ये बोट ए है, ये बोट बी है। एक में ये सिर्फ हवा फेंक रहा है, दूसरे में भी ये हवा फेंक रहा है इधर को, और इधर सेल लगा। ये सेल बोट है, ये नॉन सेल बोट है। कौन सा बोट जोर से भागेगा, ए और बी? सेल बोट। सर बी। गड़बड़ यहीं पे है। सर ए नहीं भागेगा। ए भागेगा। क्यों बताओ? वो हवा को क्या कर रहा है, पकड़ के इधर फेंक रहा है। ये हवा को पकड़ के इधर फेंक रहा है। नहीं, मान लो कि आप किसी जगह खड़े हो, किसी स्मूथ सरफेस पे खड़े हो, आप बहुत सारा रस्सी पड़ा, रस्सी को ऐसे ऐसे जबरदस्त खींचोगे तो आप इधर जाओगे कि नहीं जाओगे? रस्सी को इधर फेंकोगे तो पकड़ खींच के आप फिसलते हुए इधर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो जैसे ये हवा इधर को फेंकेगा, ये बोट ऐसे मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हवा को इधर खींच रहा है, तो हवा उसको उधर धक्का दे रहा है। आर यू गेटिंग? ये फैन अगर किसी एक स्मूथ सरफेस पे रख के चला देंगे, सामने की तरफ हवा फेंकेगा तो ऑटोमेटिकली फैन पीछे की तरफ चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब पानी की पाइप में तो देखे होगे, जैसे ही पाइप अब टैप खोल देते हो, पानी निकलने लगता है, पाइप पीछे की तरफ चलता है कि नहीं चलता है? पुश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिकॉज इट इज गिविंग ए फोर्स ऑन वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द एक्शन। For every action there is an equal and opposite reaction. Water gives a backward force on the pipe, तो pipe goes back, है कि नहीं? तो जैसे ये हवा के ऊपर इधर को फोर्स देगा, हवा इसके ऊपर इधर को फोर्स देगा और ये बोट इधर चलेगा। क्या यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर भी ये हवा के ऊपर इधर को फोर्स दे रहा है और हवा इसके ऊपर इधर को फोर्स दे रहा है। तो हवा, ये जो सिस्टम है बोट फैन सेल, इसके ऊपर हवा इधर को एक फोर्स दे रहा है और ये जो हवा किसको टकरा रहा है वो यहाँ पर एक फोर्स दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। ये हवा के ऊपर इधर, हवा इसके ऊपर इधर को फोर्स दे रहा है और हवा सेम एयर इसके ऊपर इधर को फोर्स दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई गन, अब देखियो जब कोई फायर करता है, ग्लूम करता है तो पीछे की तरफ फेंका जाता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन, है ना? अगर गन को किसी एक स्मूथ सरफेस पे रख देंगे और दबा देंगे
जैसे बुलेट भागेगा गन भी भागेगा कि नहीं भागेगा? Yes, sir. भागेगा पक्का। अब सोचो किसी गन को कि डिब्बे के अंदर रख दिए और स्विच ऑन किए, गोली मारा ये वाल में, गन मारा ये वाल में, जाएगा क्या? डिब्बा किधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। गोली एक वाल को इधर पुश करा है और गन दूसरे वाल को इधर पुश करा है। आर यू गेटिंग? सेम थिंग विल हैपन हियर। हवा को ये इधर फेंकने की कोशिश कर रहा है, हवा फेंक को इधर पुश करेगा, सेम हवा सेल को इधर पुश करेगा, बेचारा बोट नहीं जा पाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। सो इन विच केस बोट मूव्स फास्टर? इन दिस केस बोट मूव्स फास्टर। सभी में नहीं करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? पहले बताओ। Yes. इस केस में हो सकता है कि उतना पूरा फोर्स में नहीं पहुंचेगा, तो बोट विल मूव बट स्लोली। Yes. बोट विल मूव फास्टर इन दिस केस। क्या मैं बंदूक और गोली वाला एग्जांपल से आपको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. I repeat, when I switch off, I fire the bullet goes and the gun recoils in the उल्टा direction। बड़े से डिब्बे के अंदर दोनों को रख दिया और फायरिंग कर दी। बुलेट गया डिब्बा के एक वाल को मारा, गन गया वाल का दूसरे वाल को मारा, नहीं डिब्बे का दूसरे वाल को मारा, तो एक इधर लगा एक इधर लगा, और पता चला दोनों फोर्स आ रहे हैं, तो कहीं नहीं जाएगा, डब्बा अपनी जगह पड़ा रहेगा। नहीं, अभी अगर वही डिब्बे से एक छेद करके गन का मुंह को बाहर निकालते और फिर फायरिंग करते, बुलेट भाग जाता और डब्बा भी भाग जाता, है कि नहीं? डब्बा भी भाग जाता। आर यू गेटिंग? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। वही बन रहा है यहाँ पे। You are giving an internal or external force. What you are considering as a system? If I consider the sail, fan, boat as a single system, the blow of air is imparting a force on the fan in this direction and on the sail in this direction. Net force becomes zero. In this case, only the blow of air gives a force on the fan, not on anyone, not on the other side. तो ये फोर्स के चलते ही चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, yes. ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास और फोर्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।